हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, यूपी डीएलएड के पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2016 के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर को। ठीक है, ये कौन सा सेकेंड सेमेस्टर का आपका सेकेंड पेपर है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र रहता है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। इसके साथ साथ हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2016 से लेकर 2023 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं इसी चैनल पर, और प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो तुरंत जाकर प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं सभी वर्षों के। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कल आपको पहला प्रश्न पत्र करा दिया गया है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, और आज आपका ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि ये सेकंड पेपर है। ठीक है, तो इसी के साथ आज आपका ये पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन संख्या 16 से यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता ही होगा, जो 50 अंक वाला पेपर होता है उसमें 16 नंबर से, और जो यहाँ पर 25 अंक वाला पेपर होता है उसमें 6 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो किस उद्देश्य से की गई थी। कलकत्ता का जो मदरसा था और बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था, इन कॉलेजेस की जो स्थापना थी उसका उद्देश्य क्या था। तो कलकत्ता का जो मदरसा था, ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। इसका जो उद्देश्य था वो मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी और लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। अगर बात करें यहाँ पर संस्कृत कॉलेज बनारस के बारे में, तो इसकी स्थापना सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी, और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना और न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण थी, लेकिन दोषपूर्ण होने के बावजूद भी इस शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कुछ दूरगामी प्रभाव पड़े। ठीक है, तो कौन कौन से थे वो देख लेंगे। यहाँ पर मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निम्न प्रकार से दूरगामी प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा, चलिए जान लेते हैं फटाफट। जो इतने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। पहला प्रभाव यहाँ पर बताया गया कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। ठीक है, और वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था वो समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। ठीक है, जो मॉडर्न एजुकेशन थी इंग्लिश की मॉडर्न, ठीक है, उसकी नींव पड़ी यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट है बताया गया कि मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, और क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर क्या बताया गया, चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम ना छिड़ता, ये भी यहाँ पर बताया गया। अतः इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 18 में आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स बोर्ड की सिफारिशों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। चार्ल्स बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की थी वो यहाँ पर आपको देखना है। तो पहली सिफारिश थी, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। दूसरा यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 2, विद्यालयों यानी कि स्कूल के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बताया गया कि जो सरकार है वो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। ठीक है, ये यहाँ पर सिफारिशें थी किसकी, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में किसकी, चार्ल्स बोर्ड की। ठीक, अगला पॉइंट है बताया गया है प्रत्येक जिले में यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल की स्थापना की जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रतिभाशाली और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों यानी कि जो स्कॉलरशिप्स है उसकी व्यवस्था की जाए, जिससे उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे मार्क कर लें। अपव्यय और अवरोधन का अर्थ यहाँ बताया गया। तो अपव्यय जो है प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं, अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है, अपव्यय कहलाता है। बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बीच में ही पढ़ाई पूरी किए बिना ही वह विद्यालय को छोड़कर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं, ठीक। अवरोधन से क्या तात्पर्य है, चलिए अवरोधन से तात्पर्य है रुकावट। रुकावट किस तरह की, जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। कोई भी बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, मान लीजिए 3rd क्लास में है और वो उसमें बार बार फेल हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अवरोधन बोलते हैं। या फिर क्या होता है, एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है, तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है। हार्टॉग कमेटी ने शिक्षा में अपव्यय अवरोधन पर सुझाव दिया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिख दीजिए। पी मोस्ट कार्यक्रम क्या है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। पी मोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ठीक है। इसे पी मोस्ट बोलते हैं, ठीक है। पी मोस्ट, इस तरह से ये पी मोस्ट जो है वो बोला जाता है, पी मोस्ट, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक। तो इस तरह से ये पी मोस्ट कार्यक्रम की फुल फॉर्म आपकी हो जाती। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया कि SOPD किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है। SOPD, ठीक है, SOPD। सबसे पहले जानेंगे SOPD क्या है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना का SOPD के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का जो आरंभ था, स्टार्टिंग थी, वो 1993-94 से की गई और NCERT को सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व जो है वो सौंपा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 में आपसे क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा परियोजना है उसके प्रमुख कार्य क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 बताया गया कि बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बताया गया प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा विस्तृत संस्थान जिसे डायट करते हैं इसकी स्थापना करना, और चौथा है नवाचार कार्यक्रमों का संचालित करना। इसके साथ प्रश्न संख्या 23 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, फटाफट बता दीजिए। तो जो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम है उससे हमारा तात्पर्य है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों, उसे क्या कहा जाता है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का ध्यान किया जाता है। कौन कौन से आप देख लेंगे, रोचक मनोरंजक कहानी, गीत और उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों और नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 बताया गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख और समृद्ध वातावरण जो है वो हम दे सकते हैं, जिसकी आप देख सकते हो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पूर्व प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों को ही पूर्व प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, ठीक है। तो उनमें ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 में आप देख लीजिए, यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके सफल क्रियान्वयन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पर संचालित किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों में सभी बच्चों का प्रवेश कराना। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। तीसरा बताया गया सन 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। और पॉइंट 4 में बताया गया कि इस जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। और पॉइंट नंबर 5 में यहाँ बताया गया कि 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित करना, ठीक। ये सारी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ठीक। इसके साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26
प्रश्न संख्या 26 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख सकते होंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं, तो नियमित विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जो है वो जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा कमेटी के द्वारा की जाती है। और डाइट संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श और फर्स्ट जनरेशन लर्नर है कि उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था और मार्गदर्शन प्राप्त करना। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन करना, विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, ये सारे के सारे डाइट संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसी के साथ प्रश्न संख्या 27 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख सकते होंगे। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में प्रमुख कठिनाई क्या क्या है। ठीक है, जो निःशुल्क शिक्षा जो गवर्नमेंट प्रावधान किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि सभी बच्चों को निःशुल्क फ्री एजुकेशन मिले। और इसके मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ वो देख लेंगे। राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं, शासन की कमजोर नीतियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल की प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है, शिक्षकों का भी कहीं ना कहीं अभाव है, आप देख ही सकते होंगे, तो सब कुछ आपको पता ही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता है। इसके अलावा अपव्यय अवरोधन भी कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न करता है। और शिक्षण का जो निम्न स्तर है ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्नति के मार्ग में प्रमुख कठिनाई। इसके अलावा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम को भी यहाँ पर दोषपूर्ण बताया गया है। ठीक है, इसके साथ बात करें अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 28 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के बारे में आपसे पूछा गया। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि एक नंबर में बताना तो संक्षेप में बता देंगे। विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल देता है, ये बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देता है DPEP। इसके अलावा वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करता है और अध्यापक दक्षता में वृद्धि करता है। इसके अलावा सामुदायिक सहायता और समानता पर भी बल देता है। कौन? DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अब आपके दो प्रश्न और बचे हुए हैं यहाँ पर, आपको बताइए होगा टोटल 30 नंबर तक आपके जो अति लघु उत्तर प्रश्न है वो चलते हैं। तो अभी 28 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अभी 29वां क्वेश्चन 29 नंबर का, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कर देंगे फटाफट। तो संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है उसको संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत कमेटियों की अनुमति प्राप्त की गई है। इसके बाद दूसरा है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। पॉइंट नंबर 3 बताया गया कि संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है वो लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है, कहीं ना कहीं लक्ष्य को टारगेट करता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, ये अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से में प्रारंभिक शिक्षा से आपका क्या आशा है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ठीक है, RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन क्या है, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। RT एक्ट 2009 ये अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूल में 25% सीटें छात्रों की अलग से रखी जाए। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय तथा 38 खंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए भाई बने तुरंत आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपकी प्रीवियस क्लासेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।